Hello friends, we are starting with this chapter which is accountancy and its terminology. In this chapter we will have a look towards characteristics of accounting, objectives of accounting, benefits of accounting and the terms of accounting which will be helpful for you in the further studies of accounts. So let's get started. Before heading to the term accountancy, we should know what is this barter system. In this system, the product was exchanged against a product or a product was exchanged against the services. For example, I have excess of apples and I want pineapples. Okay, so मैं ऐसा कोई ढूंढूंगी जिसको एप्पल्स चाहिए और जिसके पास पाइनएप्पल्स हो और जिसको एप्पल्स लेने के लिए रेडी हो. देन मैं उसको मेरे एप्पल्स दे दूँगी और उससे उसके पाइनएप्पल्स ले लूँगी. सो दिस इज़ हाउ द बार्टर सिस्टम यूज टू वर्क. मगर ये सिस्टम अभी काम नहीं कर रही है जस्ट बिकॉज देर आर मेनी लिमिटेशंस ऑफ दिस बार्टर सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा कोई जन ढूंढना पड़ेगा जिसको एप्पल्स चाहिए और जिसके पास बनानाज हो. सो दिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. नंबर 2, इसमें ऐसा भी होता है कि क्या मेरे 5 एप्पल्स आर इक्वल्स टू द 7 पाइनएप्पल्स. दिस इज़ ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. अब ये कौन डिसाइड करेगा कि एप्पल्स इनफ है या कम है या ज़्यादा है. नो वन. देर वॉज नो अथॉरिटी टू डिसाइड दिस. सो दिस सिस्टम was shut down and then the money came into the existence. The exchange from which is done with money is known as monetary economy. जहाँ पे मनी के थ्रू कोई भी कमोडिटी एक्सचेंज होती है उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी इकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल, आई गेव मनी टू द शॉपकीपर and the shopkeeper gives me clothes. So in this money came into the existence and there is an exchange of commodity also. So this system, this economy is known as monetary economy. अब हर बार से तो हमारे पास नोट्स नहीं थे. पहले हम लोग बार्टर सिस्टम पे थे, देन हम गोल्ड पे आए, देन मेटल कॉइन्स लाइक 5 रुपीज़ कॉइन्स, 10 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपीज़ कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन पे भी हम यूज़ करते थे. फिर पेपर मनी, आवर नोट्स 500, 2000, 100 रुपीज़ नोट्स, then plastic cards, debit card, credit card and all that. फिर आता है electronic money which is Paytm, Google Pay, PayPal, Amazon Pay, and then cryptocurrency is being traded all over the world in the stock exchange. Now, economic transactions किसे बोलते हैं? Due to the acceptability of the money, transactions takes place. When the transactions are made through money, they are called the economic transactions. जहाँ पे मनी के ट्रांजैक्शंस हुए उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. वहाँ पे आ जाएगा हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. सो अभी हमारे बच्चों में मॉनेटरी इकोनॉमी भी आ गया, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस भी आ गया. सो इन शॉर्ट हमारे पिक्चर में मनी की एंट्री हो गई है. अब मनी आ गया सो ऑटोमेटिकली अकाउंटेंसी भी आ जाएगा. अब अकाउंटेंसी आया तो अकाउंटेंसी लाया कौन? हु वॉज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी? The father of accountancy was Mr. Luca Piccoli of Italy in 1494. ये 1494 ही क्यों? 1494 इसके लिए क्योंकि 1494 में मिस्टर लुका पिकोली ने एक बुक लिखी थी जो थी डबल एंट्री बुक कीपिंग. उसके बाद लोगों को अकाउंटेंसी के बारे में पता पड़ा एंड दे स्टार्टेड स्टडिंग द अकाउंटेंसी इन अ मोर एंड अ बेटर वे. सो यू शुड रिमेंबर हु वाज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी एंड ईयर. Now, what are the accounts in a simple manner? Accounts is nothing but record of receipts and payments of incomes and as well as expenditure. अगर आपका परचेज हुआ 2000 का, आपने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में लगाए 500, आपका टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया 25. अब वही गुड्स आपने सेल कर दिया कितने में? 3000 का, एंड आपको प्रॉफिट हो गया 500 का. नाउ हाउ डू यू केम टू नो दैट you have got the profit? जस्ट बिकॉज आपने ये सारे इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स लिखे थे प्रॉपरली, तब जाकर आपको पता पड़ा. सो दिस इज़ ऑल अकाउंट्स इज़ ऑल अबाउट. अगर आपने सारे प्रॉपर इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स नहीं लिखे होते तो आपको नहीं पता पड़ता कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है इस गुड से.
Now, if we see a proper definition of accountancy, which is given to us by AICPA, which stands for American Institute of Certified Public Accountants, it says accounting is an art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. This डेफिनेशन सिंपली मीन्स कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जो रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है एंड सबमराइज करता है कौन से ट्रांजैक्शंस को, मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को, जिस हिसाब से हम उसको समझ सकें और हमें एक रिजल्ट मिल पाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक सिंपल एग्जाम्पल, यू गो टू शॉप, आप गए शॉपिंग करने, अभी शॉपिंग करने आप गए, यू बॉट लॉट्स ऑफ क्लोथ्स. अब आपको कैसे पता पड़ेगा आपके पास कितने क्लोथ्स है और कितने क्लोथ्स आप लेके आए. सो टोटल में आपके पास कितने क्लोथ्स है. सो यू विल बी क्लासीफाइंग, ओके, दीज आर माई शर्ट्स, these are my pants, and these are my socks. I bought 5 shirts, 7 pants, and 3 pair of socks. Now, what you did, you classified the clothes, and now you got the summary. Okay, fine. I have this much of shirts, this much of pants, and this much of socks with me. So you got the result that you don't need to go to the shopping for a month. So with that you have to learn this full form of AICPA, which stands for American Institute of Certified Public Accountants. Now we have seen the definition of AICPA. Now let's get to the characteristics of accounting. The first characteristic is financial character. अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ 4 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो होते हैं मनी के रिलेटेड. दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेम एज इट इज सेड इन सेकेंड वन, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेट्स द सेम थिंग कि अगर मनी के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं तो ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, वरना हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. क्लियर. द थर्ड इज क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन. जैसे भी हमने क्लोथ्स को हमारे क्लासीफाई किया, वैसे ही ट्रांजैक्शंस भी बहुत सारे टाइप के होते हैं. फॉर एग्जांपल, सम आर कैश ट्रांजैक्शन, सम आर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सम आर प्रीपेड ट्रांजैक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इन दिस accounting helps you to classify the types of the transactions which the business is having. The fourth is interpretation of transactions. अभी हमें पता होना चाहिए कि हमारे कितने कैश ट्रांजैक्शंस हुए, कितने क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हुए, कितनी क्रेडिट परचेज हुई, कितनी क्रेडिट सेल्स हुई, so that we will be able to know what are our financial positions of the company. Quantitative information. The quantitative information stands that money is termed as quantitative measure. So all the information will be only as per money. So it's all the information is automatically in a quantitative information. Economic decision. As we have seen earlier, जहाँ पे मनी आया वो हमारे डिसीजंस होता है इकोनॉमिक डिसीजंस, क्योंकि सारे मनी बेस्ड डिसीजंस हमारे पॉकेट को, हमारे जेब को, हमारे बजट को असर करते ही हैं. अगर एक बिजनेसमैन का बजट है 5 लाख फॉर द परचेज, सो ही हैव टू टेक द डिसीजन एज पर दिस बजट ओनली. सो दिस वे द decisions are based on economic decisions, and so it's called economic decisions. Historical information stands for जो भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो हो चुका होता है, ना वो हो रहा होता है, ना ही वो होने वाला है. हमें नहीं पता कि हमें जो 5 लाख के गुड्स ऑर्डर करने हैं हमें कल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. हम कल उसको फ़ोन करने वाले, क्या वो हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा. दैट्स ऑल्सो मैटर ऑफ फैक्ट. क्या वो हमारा ऑर्डर 5 लाख में ही एक्सेप्ट करेगा. दैट्स ऑल्सो मैटर ऑफ फैक्ट. सो जब हमारा ट्रांजैक्शन, जब हमारा परचेज, जब हम लोग ऑर्डर प्रॉपरली दे देंगे तभी हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. उससे पहले हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते. सो वो चीज़ पास्ट में हो जाएगी तभी हम उसे रिकॉर्ड करेंगे. सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन. सो नाउ लेट्स गेट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. Objectives in a simple term means a target, a goal of anything. So there must be some targets, some objectives of accounting.
द फर्स्ट वन इज़ परमानेंट रिकॉर्ड्स। जो भी हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, एक बार हमने लिख लिया, एक बार हमने कहीं टाइप करके रख दिया, अगर हम उसको प्रॉपरली संभाल रहे हैं, सो दैट्स अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर अस, सो दैट हमें कभी भी 10 ईयर्स बाद भी अगर हमें उसे देखना हो तो हम उसे देख सकते हैं। सेकेंड वन इज़ टू नो द इफ़ेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। अगर हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया है अच्छे से, तो हमें नहीं पता पड़ेगा हमारे कौन से ट्रांजेक्शन हमारे अकाउंटिंग पर कितना अफेक्ट कर रहे हैं, और अगर वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है तो हम उसको नहीं रोक पाएंगे, एंड वाइस वर्सा। नाउ द थर्ड वन इज़ टू नो इज़ द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स। कौन सी चीज़ हमें कितना इन्फ्लुएंस कर रही है, वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है अकाउंटिंग से। द फोर्थ इज़ टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स इज़ अ थिंग विच यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस और यू आर डूइंग अ सर्विसेज। सो अगर बिजनेस में देखा जाए तो बिज़नेस का जो प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से एक परसेंटेज होता है और हमें टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट। अगर हमें प्रॉफिट ही नहीं पता तो हमें टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे। सो टैक्स को कंप्यूट करने के लिए, टैक्स की लायबिलिटी को कंप्यूट करने के लिए हमें अकाउंटिंग बनानी ही पड़ेगी। टू नो द क्वांटम और द साइज ऑफ पेबल। क्वांटम और साइज ऑफ पेबल मतलब हमें कितना देना है, पेबल मीन्स हमें कितना देना है सामने वाले को। सो वो पता करने के लिए हमें अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। टू नो द क्वांटम और एंड टू नो द क्वांटम ऑफ रिसीवेबल्स। हमें कितना दूसरी पार्टी से, हमें कितना सामने वाले पर्सन से मिलना है, हमें कितना मिलने वाला है, वो हमें पता होना चाहिए कि जिस हिसाब से हम लोग हमारे ट्रांजेक्शन्स प्लान करें। द सिक्स्थ वन वॉज द क्वांटम ऑफ रिसीवेबल्स। द सेवन्थ वन इज़ टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अगर हमने प्रॉपरली रिकॉर्ड किए ही नहीं है सारे एक्सपेंसेस एंड हमारे सारे इनकम, तो हमें नहीं पता कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में रन कर रहे हैं, हमारा बिजनेस लॉस में है। सो फॉर दिस अकाउंटिंग इज एसेंशियल। टू नो द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द बिजनेस। स्टेटस कहाँ से पता पड़ता है बिजनेस का? अगर हमारे एसेट्स ज़्यादा हो लायबिलिटी से तो इकोनॉमिक स्टेटस इज गुड। इफ़ हमारे लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो एसेट्स से, सो इकोनॉमिक स्टेटस इज नॉट गुड। सो फॉर दैट यू हैव टू मेंटेन द अकाउंटेंसी। नंबर 9 इज़ टू डिटेक्ट एंड अवॉइड द एरर्स एंड फ्रॉड। हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो अकाउंटेंट है वो प्रॉपरली हमारे परचेज एंड सेल्स रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हमारी परचेज डिपार्टमेंट जो है वो 5 लाख का गुड्स बोल के कहीं 4 लाख का तो गुड्स नहीं ले रही है। सो फॉर दिस यू शुड नो एंड टू रिकॉर्ड द transactions so that you will be able to take the decisions properly. Now, let's head on to the advantages of accounting. What are the advantages to keep this accounting? It's a lengthy process a bit. अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन एक शीट में, एक पेपर में आके रह जाती है, एक फाइल में आके रह जाती है। ठीक है, इस साल में हमारे बिजनेस में इतना इतना प्रॉफिट हुआ, इतना इतना लॉस हुआ। सो यू हैव अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द थिंग्स हैपनिंग in the business. Yeah, all the things I will say happen in the business because it's a historical information. To know the profitability of the business. हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो कैसे पता पड़ेगा? हमारा अकाउंटिंग से। टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटस मतलब हमारा बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, वो कौन बताएगा? दिस अकाउंट्स। देन टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग ऐसे होता है कि अगर हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं तो हम लोग उसको कहीं पे और इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जिससे हमारा टैक्स कम हो जाए इस ईयर का। सो वहाँ पे हमें प्रॉफिट्स पता नहीं होंगे तो हम लोग कैसे टैक्स प्लानिंग कर पाएंगे? वैल्यूएशन ऑफ द बिज़नेस। अगर कभी बिजनेसमैन को बिज़नेस बंद करना है और किसी और, या तो फिर किसी और को हैंड ओवर करना है, तो वो कैसे करेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेटेस्ट एग्जाम्पल लें तो इस लॉकडाउन में रिलायंस ने अपने कुछ 0.9% शेयर्स किसको दिए? फेसबुक को दिए, मार्क ज़करबर्ग। अगर जैसे जैसे 0.09% जियो के शेयर्स फेसबुक को दिए, तब जाके उसके लिए उसको उसकी वैल्यूएशन पता होनी चाहिए उस जियो की, और उस वैल्यूएशन से पता पड़ेगी उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग से, तभी वो 0.09% उसने मार्क ज़करबर्ग को बेचे ना, फॉर सम अमाउंट। अगर उसको नहीं पता तो वो कैसे किसी चीज़ का ट्रांजैक्शन कर सकता है अपने बिजनेस के रिलेटेड? डिसीजन मेकिंग हेल्प्स अस टू नो, अगर हमें ये चीज़ यहाँ से एक जगह से 5 लाख की मिल रही है, अगर वो क्वालिटी अगर प्रॉपर है सेलिंग वाइज,
तो हमें लेनी चाहिए या हमें 4 लाख का परचेज़ करना चाहिए सेम अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी, क्योंकि हमारे 1 लाख रुपीज़ बच रहे हैं इसमें एज एन एविडेंस। कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए पार्टनर्स में, अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म है तो हमें अकाउंट्स बचा सकती है कि ठीक है ये 5 पार्टनर्स हैं, सो हमने इतना परसेंटेज सबको दिया है, सो कहीं पर डिस्प्यूट नहीं होनी चाहिए कि इसको कम मिला या इसको ज़्यादा मिला। सो देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंपैरिजन ऑफ द पास्ट इन्फॉर्मेशन। अगर हमारा 2017 में अगर हम देखें तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है 70,000, बट हमारा जो प्रॉफिट है 2018 में हो रहा है हमारा 50,000 पूरे ईयर का। सो वो क्यों हो रहा है, और अगर हमें वो चीज़ पता लगाने की क्यों हो रहा है, सो हमें अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करने पड़ेंगे और डिफ़ॉल्ट पता करके हमें उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, विच इज़ इन द लास्ट पॉइंट टू टेक द करेक्टिव मेजर्स। अगर हमारा बिजनेस लॉस में रन कर रहा है या प्रॉफिट कम हो रहा है तो हमें करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमें परचेज़ कहीं और से करनी पड़ेगी फॉर लेसर अमाउंट, हमें कहीं सेल्स ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड ऑल दैट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, एज यू नो, हर सिक्के के 2 साइड्स होते हैं, एवरी कॉइन हैव 2 साइड्स, limitations and account and advantages so as the accounting के भी कुछ limitations है। so let's see the first limitations of accounting। non financial transactions, हम लोग कभी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड कर पाएंगे, हम लोग कभी भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंक्लूड द लॉयल्टी ऑफ योर एम्प्लॉयज़, द गुड रिलेशंस मेंटेन्ड बाय योर मैनेजर। अगर हमारी सेल्स ज़्यादा हो रही है तो क्या पता वो सिर्फ गुड रिलेशंस जो मैनेजर के हैं कस्टमर्स के, उसकी वजह से हो रही हो, वो हमें चीज़ पता है, बट वो हम अकाउंट्स में कहाँ से रिकॉर्ड कर पाएँ? क्यों? क्योंकि वो मनी के टर्म में तो है ही नहीं गुड रिलेशंस। गुड रिलेशंस तो हम नहीं बोल सकते ना। चल आज गुड रिलेशंस की हम वैल्यू लगाते 2018 में 20,000, नेक्स्ट ईयर हम लगाएंगे सेल्स ज़्यादा थी 2019 में तो 50,000। नो, दैट्स रियली नॉट पॉसिबल। सो ड्यू टू दैट हम लोग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी इंक्लूड्स, अगर आज हमारा कैपिटल, आज हमारी मूली अगर हमारी लग रही है 50,000, सो हम लोग को अगर 4 साल बाद भी हम देखेंगे तो 50,000 ही दिखाएगी। सो हमारी मनी की वैल्यू स्टेबल ही रहेगी हम लोग की, भले वो वैल्यू 5 लाख हो गई है, बट हम लोग को अकाउंटिंग में तो सिर्फ 50,000 ही दिखा रही है। हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस, हम लोग सिर्फ पुराने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, हम लोग न्यू ट्रांजैक्शंस या हमारे जो होने वाले ट्रांजैक्शंस है वो हम नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। हम लोग फ्यूचर डिसीजंस नहीं ले पा रहे प्रॉपरली, जस्ट बिकॉज हम सिर्फ एस्टिमेशन लगा के फ्यूचर डिसीजंस लेंगे ना। ओके फाइन, परचेज कम है तो हमें कहीं और से परचेज भी करनी पड़ेगी, दैट्स द थिंग। अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज़ अ थिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव ब्रॉट अ मशीनरी फॉर ₹5 लाख आज 1 जुलाई को, सो दैट्स नॉट पॉसिबल कि अगर 1 जुलाई को हमने मशीनरी लिया तो सालों साल सिर्फ उसकी वैल्यू 5 लाख ही हो जाएगी। नो, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। इफ़ वो 1 जुलाई की मशीनरी अगर वो 10 जुलाई को भी उसकी वैल्यू सीधा उठा के 3 लाख हो जाती है, तभी भी हम लोग हमारे अकाउंटेंसी में उसको 5 लाख ही दिखाते हैं। सो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने मार्केट वैल्यू जो थी ये 3 लाख, हमने उसको अवॉइड कर दिया। सो उस वजह से ये लिमिटेशन अकाउंट है कि हम लोग हमारे प्रॉपर मार्केट वैल्यू पे हम लोग चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। देन इट्स यूजेस ऑफ एस्टिमेशन, हम लोग सिर्फ एस्टिमेट लगाते हैं कि ये हमारे पास पैसे नहीं है क्रेडिट सेल्स करने के बाद, सो इट्स अ बैड डेट, हमें पैसे नहीं मिलने वाले हैं। बट क्या पता कुछ सालों बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाए या उसका मन चेंज हो जाए, उसका माइंड चेंज हो जाए, हमारे पास वापस वो सारे पैसे लेके आ जाए विथ इंटरेस्ट। सो हमने तो बैड डेट मान लिया ना, हमें तो पता पड़ गया कि हमें वो नहीं मिलने वाले हैं। सो दैट्स अ लिमिटेशन कि हम सिर्फ एस्टिमेशन लगाते हैं, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हमें प्रॉपर कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। देन द सेकेंड वन इज़ ड्यूअल स्टैंडर्ड्स। ड्यूअल स्टैंडर्ड्स स्टैंड्स फॉर, हम लोग P&L अकाउंट में
या ट्रायल बैलेंस में हम लोग लिखते हैं इनकम्स एंड एक्सपेंसेस जो करंट प्राइस पे हो रहे हैं। आज अगर हमने 10,000 रुपीज़ दिए सैलरी में तो हम 10,000 की सैलरी लेंगे, बट बैलेंस शीट में अगर हमारी 4 साल पुरानी मशीनरी की वैल्यू 4 लाख है मगर उसकी वैल्यू बाज़ार में सिर्फ 2 लाख है तो हम 4 लाख वाली ही दिखाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं मार्केट वैल्यू एंड यहाँ पे हम दिखा रहे हैं परचेज वैल्यू। सो दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शरी, ये ड्यूअल स्टैंडर्ड्स हैं, हम लोग अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं एक ही कंपनी के फाइल में। So that's the limitation of accounting, which is dual standards of accounting. So let's quickly see all the points, which is non-financial transactions, stable value of money, historical transactions, avoidance of market value, uses of estimations, dual standards. So this video ends here, and for the further topics of accountancy of this chapter, we will be having a next video. So thank you.